हेलो दोस्तों। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में बायोलॉजी में आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर कह सकते हो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ग्रंथियां और हार्मोन। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों कि ग्रंथियां वे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि तरल रासायनिक पदार्थ मुक्त करके, यानी लिक्विड कंडीशन में, लिक्विड स्टेज के अंदर वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ मुक्त करती हैं। वे रासायनिक पदार्थ अपने टारगेट ऑर्गन्स तक, अपने लक्ष्य अंगों तक जाते हैं और लक्ष्य अंगों टारगेट ऑर्गन्स को उनकी क्रियाओं के लिए प्रेरित करते हैं। यही काम तंत्रिका तंत्र भी करता है, लेकिन दोस्तों तंत्रिका तंत्र जो होता है वो ये सारा काम बहुत क्विक करता है, यानी तंत्रिका तंत्र का जो रेस्पॉन्स है वो एक क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम है, एक तीव्र प्रतिक्रिया का जो तंत्र है। लेकिन दोस्तों जो आपके ग्रंथियों का सिस्टम है, जिसको कि आप केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहते हो, जिसको कि आप रासायनिक समन्वय तंत्र कहते हो, केमिकल्स की सहायता से बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, समन्वय स्थापित करना, वो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहलाता है, जिसमें आप ग्रंथियों को, जिसमें आप हार्मोन्स को, जिसमें आप एंजाइम्स को और बाकी सबको पढ़ते हैं। तो दोस्तों ग्रंथियों के द्वारा लिक्विड कंडीशन के अंदर जो केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं उनमें हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, और भी कई पदार्थ हो सकते हैं जो कि रिलीज होना, जिनका मुक्त होना शरीर के जो क्रियाकलाप हैं, शरीर के जो एक्शंस हैं, उनके अच्छे तरीके से होने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों ग्रंथियों के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रंथियां आपके कितने प्रकार की? ग्रंथियां दोस्तों 3 प्रकार की हम लोगों ने डिस्कस की। कौन कौन से 3 प्रकार? हमने पहला पढ़ा बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वे ग्लैंड्स होती हैं जो नलिका युक्त होती है, जिनके अंदर ट्यूब होती है। ये अपना जो भी पदार्थ मुक्त करती हैं उसको ट्यूब की हेल्प से अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो ट्यूबलेस होती है, डक्टलेस होती हैं। ये अपना जो भी पदार्थ मुक्त करती है, जनरली हार्मोन्स मुक्त करती है, उन हार्मोन्स को किस में मिला देते हैं? ब्लड के अंदर। और ब्लड की सहायता से ये जो हार्मोन्स हैं ये पूरी बॉडी में क्या होते हैं बताइए? सर्कुलेट होते हैं, ठीक है, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। तीसरी ग्रंथियां मीजोक्राइन, जिनको मिश्रित कहते हो, और मिश्रित ग्रंथियां वे होती हैं जिनका कुछ भाग अंतःस्रावी एंडोक्राइन होता है, कुछ भाग बहिस्रावी मीजोक्राइन होता है, और कुछ भाग बहिस्रावी यानी एक्सोक्राइन होता है। अंतःस्रावी वाला भाग आपका हार्मोन्स रिलीज करता है, बहिस्रावी वाला भाग एंजाइम या फिर कुछ अन्य पदार्थ हैं, जैसे कि आपका पसीना हो गया, जैसे कि दूध हो गया, क्लियर, और भी कई सारे पदार्थ, श्लेष्मा वगैरह, ये रिलीज करता है। तो दोस्तों हमने तीनों टाइप की ग्लैंड्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो लिया था। बढ़ते हैं आगे, और अब हम समझने वाले हैं एक एक ग्रंथि के बारे में। जो बेसिक जानकारियां हैं उनको समझेंगे और एक एक ग्रंथि को डिटेल में अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो ग्लैंड हम स्टार्ट कर रहे हैं उस ग्रंथि का नाम है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम है दोस्तों अवटु ग्रंथि। क्या नाम है हिंदी में? अवटु। चलिए दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन कि थायराइड ग्रंथि पाई कहां जाती है। तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों गले में। सिंपली अगर बात करूं, थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है उसकी कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं, 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स। क्लियर? ओके, ग्रंथि एक है लेकिन उसके अंदर लोब कितनी है? 2। क्लियर? और दोनों लोब्स जो होती हैं वो कहां पाई जाती है? जो आपका कंठ क्षेत्र है, जो आपका साउंड बॉक्स है, जिसको आप लैरिंक्स कहते हो, कंठ क्षेत्र के दोनों ओर आपका जो लैरिंक्स है उसकी दोनों साइड में क्या पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि के वजह से ही क्या बोला जाता है? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्यों कहा? एडम्स एप्पल जो है ये आपके कहां पाया जाता है? मेल में पाया जाता है मोस्टली। अभी एडम्स एप्पल का मतलब क्या है दोस्तों? जो आपके थायराइड ग्लैंड है, साउंड बॉक्स है,
वो साउंड बॉक्स जो होता है वो पुरुषों में डेवलप्ड होता है और पुरुषों में ये जो लैरिंजियल एरिया है, जो कंठ क्षेत्र है, इसमें ज्यादा डेवलप्ड होता है, उठा हुआ दिखाई देता है अलग से। क्लियर? पानी पीते हैं तो ऊपर नीचे होता हुआ भी दिखता है ऐसे, तो उसको बोला जाता है एडम्स एप्पल। तो थायराइड ग्लैंड से है, तो थायराइड ग्लैंड जो है बटरफ्लाई आकार की है, एच आकार की ग्रंथि है। इसी की वजह से पुरुषों में एडम्स एप्पल नाम की एक स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड की वजह से देखी जाती है। और दोस्तों थायराइड ग्लैंड जो होती है, इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूं तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है, उसका नाम है थायरोक्सिन। क्या नाम है? थायरोक्सिन। क्लियर? लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में भी मैं इसका और आगे आपको जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए मैं आपको थायराइड की बेसिक जानकारियां। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे है? मेटाबॉलिज्म से है, उपापचय से है। थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। क्लियर? या फिर कह सकते हो थायराइड ग्रंथि हमारी बीएमआर कंट्रोल करती है। व्हाट इज बीएमआर? बीएमआर इज बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट। क्लियर? इसका मतलब थायराइड ग्रंथि हमारी आधारीय उपापचयी दर का नियंत्रण करती है। किसका नियंत्रण करती है? आधारीय उपापचयी दर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट का क्या करती है? नियंत्रण करती है आपके थायराइड ग्रंथि। दोस्तों इसीलिए थायराइड ग्रंथि को एंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म बैलेंस है, उसका काम कौन करती है? थायराइड ग्रंथि। का टेम्पो कहा जाता है, क्योंकि जीवन को अच्छे तरीके से गतिशील बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। तो बेसिकली अगर मैं थायराइड ग्लैंड को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अगर मैं डिस्कशन करता हूं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं? देखिएगा, सबसे पहले कहते हैं थायराइड को अवटू कहते हैं। जो आपके थायराइड ग्लैंड है, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, 2 पालियां इसकी हैं। क्लियर? और दोनों पालियां जो हैं वो श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कंठ क्षेत्र के दोनों ओर पाई जाती है, लैरिंक्स बॉक्स के। क्लियर? और तितली के आकार की ग्रंथि है, एच आकार की ग्रंथि है। इसीलिए पुरुषों में ये एडम्स एप्पल नाम की एक स्ट्रक्चर को उभारने के लिए, एडम्स एप्पल नाम की एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लियर? साथ ही साथ दोस्तों ये क्या करती है? ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी आधारीय उपापचयी दर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत है? चलिएगा, थायराइड ग्लैंड है, इससे जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन, इसके 2 आप टाइप पढ़ेंगे, T3 और T4। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। ट्राई आयोडोथायरोनिन, दोनों ही आयोडीन के सप्लीमेंट्स हैं। ट्राई आयोडोथायरोनिन। जो थायरोक्सिन है, इसमें क्या पाया जाता है? थायरोक्सिन के अंदर आयोडीन एलिमेंट पाया जाता है, और आयोडीन आपको पता है एक अधातु है, एक नॉन मेटल है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरी बात हम देख पा रहे हैं कि ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब बात करते हैं शक्तिशाली, इनमें से जो पावरफुल होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये ज्यादा पावरफुल होता है, पावरफुल, लेकिन मात्रा ज्यादा 65 to 90% क्वांटिटी किसकी होती है? थायरोक्सिन में। तो इनके 2 टाइप्स हैं, T3 एंड T4। T3 ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ज्यादा मात्रा में रिलीज कौन सा होता है? T4 होता है। क्लियर? चलिए, क्लियर, ओके। अब बात करते हैं दोस्तों थायराइड जो है, इसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो दोस्तों हमारी हार्ट बीट, हमारी हृदय गति, तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, हमारी रेस्पिरेशन रेट को भी, हमारी हृदय गति, श्वसन दर को भी बढ़ाने का काम करती है थायराइड ग्लैंड। साथ ही साथ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, मेंढक के अंदर, मेंढक जो होता है, इसका जो लार्वा होता है, उस लार्वा को क्या बोलते हैं दोस्तों? टेडपोल। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल।
लार्वा से एडल्ट जब बनता है तो दोस्तों जो लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। हिंदी में बोला जाता है कायांतरण। और कायांतरण के कौन जिम्मेदार है? कायांतरण के लिए थायराइड रेस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी मेंढक की थायराइड ग्रंथि को निकाल दें, मेंढक की थायराइड ग्रंथि को बाहर निकाल दें तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों वो लार्वा अवस्था में अनंत समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा। वो जो है वो एडल्ट के अंदर डेवलप नहीं होगा, वयस्क अवस्था में वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा दोस्तों, थायरोक्सिन जो है आयोडीन अधातु पाई जाती है इस आपके हार्मोन के अंदर। दो टाइप का है, T3 एंड T4। T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, ज्यादा पावरफुल है। T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, जो कि 65 से 90% तक पाया जाता है। क्लियर? ये आपकी हार्ट बीट, आपके रेस्पिरेटरी रेट, आपकी हृदय गति और श्वसन दर को क्या करता है? प्रभावित करता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, मेंढक जो होता है उसकी जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था से जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायांतरण। और मेंढक के कायांतरण के लिए आपके कौन सी ग्रंथि रेस्पॉन्सिबल होती है? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि अगर मेंढक की हटा लोगे तो लार्वा अवस्था में रह जाएगा, वो एडल्ट स्टेज में नहीं जाएगा। ठीक है, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हमें क्या पढ़नी है। तो इस टॉपिक में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं वो करनी होती है कि किस हार्मोन की कमी से और अधिकता से आपको कौन सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, एक चीज, हार्मोन की कमी जो होती है उसको बोला जाता है अल्पस्राव, हाइपोसीक्रेशन। हाइपो वर्ड कम के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और हार्मोन जब ज्यादा मात्रा में निकलता है तो उसको अधिकता भी कह सकते हो या उसको अतिस्राव, हाइपर सीक्रेशन कहोगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों थायरोक्सिन। देखिएगा, बिल्कुल लेवल एग्जाम की तरह आपको जानकारी यहां पर दे रहा हूं। थायरोक्सिन दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन की सबसे पहले बात करते हैं कमी। कमी को क्या बोल दोगे? कमी को कह दोगे अल्पस्राव। क्या बोल दोगे? अल्पस्राव। क्लियर? इंग्लिश में क्या बोल दोगे? हाइपोसीक्रेशन, है ना। ये वर्ड आपको हर ग्लैंड के साथ पढ़ने को मिलेंगे, तो इसलिए इनके लिए आप ऑलरेडी तैयार रहें। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी अगर दोस्तों किस में होती है? बच्चों में। तो बच्चों में जो बीमारी होती है बच्चों में, तो उस बीमारी का नाम है दोस्तों क्रिटिनिज्म। डायरेक्ट नाम पूछा जाता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म को हिंदी में बोला जाता है जड़ वामनता। मतलब समझिएगा, जड़ का मतलब होता है उसकी बुद्धि जड़ होती है, वो मंद बुद्धि होता है। साथ ही साथ वामन का मतलब होता है बौना। इसका मतलब उसका विकास कम होता है, डेवलपमेंट कम होता है, हाइट छोटी रह जाती है। अगर बच्चों में थायरोक्सिन की कमी ना आए और वो सीधा किस में आए? अडल्ट में। अडल्ट का मतलब है वयस्क में। तो अगर वयस्क में कमी आती है थायरोक्सिन की तो उसको कौन सी बीमारी होती है? मिक्सिडीमा। कौन सी डिजीज होती है? मिक्सिडीमा रोग। क्लियर? इसमें उसका शरीर बेडौल हो जाता है, धीरे धीरे वो मंदबुद्धि होने लग जाता है, बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट्स का जमाव हो जाता है, अतिरिक्त वसाओं का जमाव हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी बच्चे में होती है तो क्रिटिनिज्म डिजीज, और अगर एडल्ट में होती है तो मिक्सोडीमा रोग। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी, भोजन में आयोडीन ना मिले, आयोडीन की कमी, तो थायरोक्सिन की कमी होगी। थायरोक्सिन की कमी होगी यानी हाइपोसीक्रेशन होगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा? इसके कारण थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी। थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। और थायराइड ग्रंथि फूल जाती है तो इस समस्या को क्या बोल देते हैं? इस समस्या को गलगंड, इस समस्या को घेंगा, इस समस्या को गोइटर या इस समस्या को कंठमाला के नाम जाना जाता है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्लियर? गले में से फूल कर वो घेंगा, गलगंड, और क्या बन जाता है? गोइटर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगला जो कंसेप्ट है वो क्या कि थायरोक्सिन की अधिकता हो जाए तो थायरोक्सिन की अधिकता, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? ऐसी कंडीशन में आपके होगा एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। एक्सोप्थैलेमिक गोइटर
इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं नेत्रोत्सेंदी घेंगा। इसमें आपकी जो आंखें होती हैं वो आपके आई क्वार्टर से, आपके नेत्र गोलक से बाहर निकल जाती हैं। यानी रोगी की जो आंखें हैं वो उसके नेत्र गोलक से बाहर निकल जाती है, इस टाइप से एकदम बाहर, मोटी मोटी आंखें से बाहर निकल जाती है। इसको बोला जाता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। तो सबसे पहली समस्या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से दोस्तों बच्चों में क्रिटिनिज्म और वयस्क में मिक्सिडीमा रोग होता है। आयोडीन की कमी अगर होगी तो उससे भी थायरॉक्सिन की कमी होगी और वो जो है उसकी वजह से हाइपोसीक्रेशन होगा और दोस्तों थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी। थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाएगी मतलब हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, और हाइपर सीक्रेशन का मतलब क्या है? अतिस्राव। और अतिस्राव में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों जो थायराइड ग्लैंड है उसके कारण आपकी आंखें जो है वो नेत्र गोलक से बाहर निकल जाती है। और दोस्तों एक बीमारी है जिसको बोला जाता है थायराइड की आत्महत्या। थायराइड की आत्महत्या, और थायराइड की आत्महत्या सुसाइड ऑफ थायराइड, ये बोला जाता है हाशिमोटो रोग। किस डिजीज को बोलते हैं? हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग में क्या है दोस्तों? जब थायरॉक्सिन की कमी होती है, क्लियर, तो थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए याद रखिएगा, समझिएगा, थायरॉक्सिन की कमी जब होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप बाहर से मेडिसिन लेते हैं, और कई बार वो मेडिसिन जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड को सूट नहीं कर पाती, और थायराइड ग्लैंड जो है वो ऑटो इम्यून समस्या के कारण, वो स्व प्रतिरक्षा विकार के कारण खुद ही खुद को डैमेज करने की कोशिश करती है। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप हाशिमोटो रोग के नाम से जानते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसको आप क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको आप हाशिमोटो डिजीज के नाम से दोस्तों क्या करते हैं? जानते हैं। तो हाशिमोटो डिजीज याद रखिएगा। क्लियर? साथ ही साथ आपको एक बीमारी और बता रहा हूं, यहां पर एक बीमारी और बता रहा हूं जो काफी फेमस है, काफी नाम जो है इसके बारे में पूछा जाता है। ये भी ऑटो इम्यून है, और इस ऑटो इम्यून डिजीज को बोला जाता है दोस्तों ग्रेव्स डिजीज। क्या बोला जाता है? ग्रेव्स। आपसे पूछा जाए कि ग्रेव्स डिजीज क्या होती है, तो ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? थायरॉक्सिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। देखिए समझिएगा क्या अंतर करेंगे आप। देखिए थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो ऑटो इम्यून समस्या होती है उसको क्या बोल देते हैं? थायराइड की आत्महत्या, हाशिमोटो रोग। इसके अलावा दोस्तों एक और बीमारी है जिसको बोला जाता है ग्रेव्स रोग, और ग्रेव्स रोग थायरॉक्सिन की किसके कारण होता है? अधिकता। देखिए समझिए दोनों में अंतर। दोनों ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है स्व प्रतिरक्षा, अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र के कारण अपने को होने वाली बीमारियां। अब समझिए दोनों ऑटोइम्यून का मतलब क्या है? एक में आप थायरॉक्सिन की कमी आपको हो गई है, आप क्या ले रहे हो? मेडिसिन ले रहे हो, वो मेडिसिन सूट नहीं कर रही तो खुद ही खुद को थायराइड नष्ट कर रही है। क्लियर? दूसरी में क्या हो चुका है? दूसरी में अधिकता हो गई है थायरॉक्सिन की। अब अधिकता को कम करने के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, उसकी वजह से थायराइड ग्रंथि खुद ही खुद को डैमेज करने लग जाती है। तो हाशिमोटो भी ऑटो इम्यून है, और ग्रेव्स डिजीज भी दोस्तों थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, एकदम 12th क्लास को टच करते हुए, प्री मेडिकल की बाउंड्री से गुजारते हुए आपको लेकर जा रहा हूं, ताकि किसी भी टाइप की समस्या आपको एग्जाम में देखने को ना मिले। दोस्तों जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। थायरॉक्सिन दोस्तों, थायरॉक्सिन की कमी, हाइपोसीक्रेशन, बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग, जड़ वामनता जिसे कहते हैं, और वयस्क में मिक्सिडीमा डिजीज। जब आयोडीन की कमी होगी तो आयोडीन की कमी के कारण जब थायरॉक्सिन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, गलगंड रोग, घेंगा हो जाता है, गोइटर हो जाता है। जब थायरॉक्सिन की अधिकता हो जाए तो आपकी जो आंखें हैं वो आपके आई क्वार्टर से बाहर निकल जाती हैं, उसको बोला जाता है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, नेत्रोत्सेंदी घेंगा। और दोस्तों थायराइड की ऑटोइम्यून प्रॉब्लम दो टाइप की होती है। कब? एक जब थायरॉक्सिन की कमी होती है, उस कमी को क्या करने के लिए आप मेडिसिन देते हो, वो मेडिसिन सूट नहीं करती तो हाशिमोटो रोग हो जाता है। जब थायरॉक्सिन की अधिकता हो रही है, उसको कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप मेडिसिन दे रहे हो, तब वो सूट नहीं करी तो थायराइड ग्लैंड जो है वो एक खुद ही खुद को नुकसान पहुंचाती है ग्रेव्स रोग के द्वारा। तो ये थायराइड ग्लैंड का पूरा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा आप थायराइड ग्लैंड को क्या कर पाएंगे दोस्तों? याद कर पाएंगे। तो बताइएगा किसी भी बच्चे को थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बताइएगा मुझे जल्दी से जल्दी। चलिए किशन मेहरानिया, वो आप मोबाइल की लाइट कम कर लीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड सबसे बेस्ट है, जिस पर क्लैरिटी सबसे बेस्ट आती है, इसी वजह से बैकग्राउंड व्हाइट रखा जाता है, क्योंकि ब्लैक, ब्लू,
रेड जितने भी मार्कर हैं सब बहुत अच्छे तरीके से इस पर विजिबल हैं। क्लियर, लीजिएगा स्क्रीनशॉट। थायराइड के बाद मैं आपको यात्रा करवाता हूं दोस्तों पैराथायराइड। पैराथायराइड कुछ ग्रंथियां जो हैं वो पढ़ने के हिसाब से छोटी छोटी हैं, कुछ ग्रंथियां जो हैं वो ज्यादा कंटेंट रखती है। हम दोनों ही तरीके का डिस्कशन करेंगे। परावटु ग्रंथि दोस्तों, पैराथायराइड की लोकेशन कहां थी? थायराइड के अंदर। थायराइड की कितनी पालियां थी बताइए? थायराइड की 2 पालियां थी। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रत्येक थायराइड पाली में, क्लियर, जो थायराइड की 2 पालियां होती हैं उनमें से प्रत्येक थायराइड पाली में 2 से लेकर 4 में, प्रत्येक थायराइड पाली में 2 से लेकर 6 तक पैराथायराइड पाई जाती है। यानी आप कह सकते हो कि प्रत्येक थायराइड पाली के अंदर 2 से लेकर 6 तक की संख्या में पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है? पाई जाती है। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, अच्छा पैराथायराइड को क्या बोला जाता है? ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, ग्लैंड विद इन अ ग्लैंड, ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है, ग्लैंड विद इन अ ग्लैंड कहा जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन जो निकलता है उसको बोला जाता है पीटीएच। पीटीएच को पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हो, पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हो, या कुछ लोग पैराथो हार्मोन भी कहते हैं। पैराथो हार्मोन, पैराथो हार्मोन, क्लियर, या इसको कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि कॉलिप नाम के साइंटिस्ट ने काफी काम किया इसके ऊपर, तो कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात बनती है कि पैराथायराइड करती क्या है, तो इसका सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है, पैराथायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड हार्मोन जो है दोस्तों क्या करता है? रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस के स्तर का नियंत्रण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस के स्तर का नियंत्रण करता है। कैसे करता है आप समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों, इमेजिन दैट कि ब्लड में कैल्शियम की कमी हो चुकी, क्लियर, अब पैराथायराइड ग्लैंड का काम उस कमी को पूरा करना, क्योंकि कैल्शियम जो है वो मसल्स के संकुचन के लिए, शिथिलन के लिए, मांसपेशियों के सिकुड़ने फैलने के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? कैल्शियम आयन जरूरी है। अब कैल्शियम की कमी हो गई, अब कैल्शियम की कमी हो गई दोस्तों, तो जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कैल्शियम की कमी पूरी कहां से करेगा? तो आप एक बात बताइए, हमारे शरीर में कैल्शियम किस जगह पर सबसे ज्यादा भरा पड़ा है? हड्डियों में। हड्डियों में कैल्शियम खूब भरा पड़ा है, तो पैराथायराइड ग्रंथि क्या करेगी? अस्थियों में से कैल्शियम कुछ मात्रा में निकालेगी और ब्लड में मिला देगी। मात्रा पूरी हो गई, और इतनी मात्रा में निकालेगी कि दोस्तों जो हड्डियां हैं उनमें भी कमजोरी ना आए। ठीक है, अब मान लीजिए कैल्शियम की क्या हो गई है? अधिकता हो गई है ब्लड के अंदर, क्लियर, तो वो अधिकता के कारण जो कैल्शियम है वो कितना चला जाएगा? हड्डियों में चला जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हो कि पैराथायराइड ग्लैंड जो आपकी है वो हड्डियों के बीच और ब्लड के बीच कैल्शियम फास्फोरस के आदान प्रदान को भी क्या करती है? कंट्रोल करती हैं। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पीटीएच की कमी होगी तो क्या होगा? अगर एक बात बताइए, अगर पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो दोस्तों रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ पाएगा क्या? रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करती हैं, नियंत्रण का भी काम करती है, और मोस्टली किसका काम करती हैं? बढ़ाना, स्तर का बढ़ाना। बढ़ाना कहां से? अस्थियों का थोड़ी मात्रा में विघटन करेंगी और किसमें मिला देंगी? ब्लड में। मान लीजिए पीटीएच की कमी हो गई दोस्तों, तो कैल्शियम की जो कमी ब्लड में हुई है वो कमी ही रह जाएगी, क्योंकि पीटीएच उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब ब्लड में कैल्शियम की कमी, और ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? टिटेनी रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिटेनी रोग में आपकी मांसपेशियों में जकड़न होने लग जाती है, आपकी जो मसल्स हैं उनमें ऐंठन होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड में अगर कैल्शियम कम रहेगा तो मसल्स को कम मिलेगा, और मसल्स को कम मिला तो दोस्तों आपकी मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगी। लेकिन अगर पीटीएच की अधिकता हो गई तो पीटीएच की अधिकता हो गई तो दोस्तों ये क्या कर देगा? दोस्तों अस्थियों का ज्यादा विघटन कर देगा। भाई ब्लड में कैल्शियम तो बढ़ा देगा, लेकिन अस्थियों से ही तो बढ़ाएगा, और अधिकता अगर इस हार्मोन की है तो हड्डियों को बहुत ज्यादा विघटित कर देगा, और हड्डियों को बहुत ज्यादा विघटित कर देगा तो दोस्तों आपकी हड्डियां जो हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं? ओस्टियोपोरोसिस। पोर का मतलब होता है छिद्र, इंग्लिश में बोला जाता है अस्थि छिद्रण। क्या बोलते हैं?
अस्थि छिद्रण। तो याद रखिएगा क्या, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की कमी होने पर जो आपका हड्डियां हैं उनमें से कुछ मात्रा में कैल्शियम निकालकर ब्लड में मिला देता है, लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन पीटीएच की कमी हो गई तो दोस्तों ब्लड में कैल्शियम की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी और टिटेनी रोग आपको हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत मसल्स को है, मसल्स के फैलने सिकुड़ने के लिए। कैल्शियम नहीं मिला तो उनमें ऐठन पैदा हो जाएगी, जिसको टिटेनी डिजीज कहते हैं। टिटनस अलग है, टिटेनी अलग है, याद रखिएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे। टिटनस हम लोग जब ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे। पीटीएच की अधिकता अगर हो जाए तो दोस्तों अस्थियों का ज्यादा मात्रा में विघटन कर देगा, और अस्थियों का ज्यादा मात्रा में विघटन कर दिया तो ब्लड में तो कैल्शियम अच्छे से हो जाएगा, मसल्स को भी अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन हड्डियों में छिद्र हो जाएंगे, हड्डियां जो है वो कमजोर पड़ जाएंगी, भुरभुरी पड़ जाएंगी। उसको बोला जाता है अस्थि छिद्रण, ओस्टियोपोरोसिस। तो बच्चों लीजिए, ग्रंथि के अंदर ग्रंथि परावटु पैराथायराइड, थायराइड के अंदर पाई जाती है। प्रत्येक थायराइड पाली में 2 से लेकर 6 तक पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको पैराथो हार्मोन, कॉलिप हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन है जो कि ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं बढ़ाता है। कोई समस्या यहां तक आई या नहीं? क्लियर? अब दोस्तों यहां पर एक चीज छेड़ रहा हूं मैं, क्या दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। दोस्तों थायराइड ग्रंथि में मैंने आपको थायरोक्सिन ही पढ़ाया, एक हार्मोन और पढ़ा रहा हूं। थायराइड ग्रंथि से, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं हर बार बताता हूं, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला टीसीटी हार्मोन, टीसीटी हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला टीसीटी हार्मोन पीटीएच के विपरीत कार्य करता है, पीटीएच के उल्टा कार्य करता है, पीटीएच के विपरीत कार्य करता है ना। यानी ये चीज समझेंगे आप कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन, टीसीटी। अब टीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन है ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, रक्त में कैल्शियम कम करता है, और हड्डियों में कैल्शियम को क्या करता है, बढ़ाता है, हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा करता है। क्लियर? ये उल्टा काम हो गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पैराथो हार्मोन है वो क्या करता है, वो ब्लड में कैल्शियम बढ़ाता है और हड्डियों में कम करता है। उसके विपरीत काम कौन कर रहा है, थायरोकैल्सिटोनिन कर रहा है। और याद रखिएगा जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है दोस्तों, ये कहां से निकल रहा है, ये आपके थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मेरा दोस्त कह रहा था जीडी का कोई स्पेशल बैच। तो बच्चों साइंस इज कॉमन फॉर ऑल। साइंस में जब पढ़ाता हूं तो कभी भी एग्जाम्स का भेदभाव नहीं करता, सारा डिटेल पढ़ाता हूं, किसी भी एग्जाम में कूद जाओ, कोई दिक्कत ना आई है कभी, ना आएगी और ना अब आती है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो दोस्तों थायराइड और पैराथायराइड अच्छे से हमने इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में स्टडी की है, कोई समस्या? अब एक छोटी सी ग्रंथि पढ़ लेता हूं जो कि एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही सिंपल है। वो है दोस्तों आपके थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। ये एग्जाम्स के आधार पर बहुत ही कॉमन है। थाइमस ग्रंथि दोस्तों कहां पाई जाती है, हृदय के पास पाई जाती है, या आप कह सकते हो वक्ष भाग पाई जाती है, थोरेसिक पार्ट बोलते हैं इसको, वक्ष भाग को क्या बोलते हैं, बॉडी का थोरेसिक पार्ट, थोरेसिक रीजन में पाई जाती है। दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है इसको डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। और याद रखिए ब्लड अगर जब आपने पढ़ा हो तो डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर, डब्ल्यूबीसी का प्रशिक्षण केंद्र कहा। साथ में यह भी बताया था कि जब बच्चा मां के पेट में होता है भ्रूणी अवस्था में, तो उसके अंदर बोन मैरो, अस्थि मज्जा प्रॉपरली नहीं बना, क्योंकि हड्डियां विकसित नहीं होती अच्छे से। हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है। अब हड्डियां अच्छे से डेवलप नहीं हुई तो बोन मैरो डेवलप नहीं होगा, और बोन मैरो डेवलप नहीं होगा तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण प्रारंभ नहीं होगा। और निर्माण हो भी गया तो डब्ल्यूबीसी इतनी एक्टिव नहीं होती कि वो रोगों से लड़ पाए, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा पाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, भ्रूण का इम्यून सिस्टम, भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र किस ग्रंथि को कहते हैं, भ्रूण का इम्यून सिस्टम, भ्रूण का प्रतिरक्षा तंत्र कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो आप क्या बोलेंगे, थाइमस ग्रंथि। दोस्तों थाइमस ग्रंथि एक लसिकाभ अंग है, एक लिम्फोइड ऑर्गन है, लसिकाभ अंग, यानी थाइमस ग्रंथि जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन है। और लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में एक चीज बताई थी दोस्तों, लसिकाभ अंग उन अंगों को कहते हैं
जिनसे होकर क्या बहती है, लिम्फ बहती है। लसिका, लसिका दोस्तों ब्लड की तरह ही एक तरल है ना, ब्लड जैसा तरल है, ब्लड जैसा तरल है, लेकिन इसकी खास बात है इसके अंदर आरबीसी आपके नहीं होती, इसमें केवल क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। क्लियर। और डब्ल्यूबीसी होती है तो इसका मतलब जो लसिका है ये आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या है, सिस्टम है। तो दोस्तों ये एक लसिकाभ अंग है, यानी से होकर लसिका गुजरती है। और लसिका दोस्तों लिम्फ, ब्लड के जैसा ही एक तरल है जो कि आपकी रुधिर केशिकाओं से छनकर बाहर निकल जाता है, और इसमें आरबीसी नहीं होती, इसमें डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। डब्ल्यूबीसी के पाए जाने के कारण जो लिम्फ है ये प्रतिरक्षा तंत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो दोस्तों इस हिसाब से थाइमस ग्रंथि आपके क्या काम करती है, थाइमस ग्रंथि आपके एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या करती हैं, रोगों से लड़ने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती हैं। और थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को बोला जाता है दोस्तों थाइमोसिन। क्या बोला जाता है, थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है इसको थाइमोसिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, नाम सीधा लिंक है, थाइमोसिन। अब एक चीज ये कि दोस्तों थाइमस ग्रंथि देखिए, समझिए, थाइमस ग्रंथि डब्ल्यूबीसी का ट्रेनिंग सेंटर है, साथ ही साथ थाइमस ग्रंथि भ्रूण में इम्यून सिस्टम बना रही है। अब इसका मतलब एम्ब्रियो के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। भ्रूण के अंदर जब बच्चा मां के पेट में है तो उसके इम्यून सिस्टम को, उसके रोग प्रतिरोधक तंत्र को बनाती है। लेकिन जैसे ही डब्ल्यूबीसी ये काम करने लग जाती है तो दोस्तों जो थाइमस ग्रंथि है वो खुद रोगों से लड़ने के बजाय डब्ल्यूबीसी को ट्रेनिंग देना चालू कर देती है। और दोस्तों एक खास बात और है दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़ती उम्र के साथ थाइमस ग्रंथि है ना क्षीण होती चली जाती है, क्षीण होती जाती है। यानी बढ़ती उम्र के साथ जो आपके थाइमस ग्लैंड है वो क्या होती जाती है दोस्तों, कमजोर पड़ती जाती है, निष्क्रिय होती जाती है, और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो नष्ट होती जाती है। क्लियर। अपनी साइज, अपना शेप क्या करने लग जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी ग्रंथि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो नष्ट होने लग जाती है, डैमेज होने लग जाती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, थाइमस ग्रंथि। बोलिए बात समझ में आई क्या। तो थाइमस ग्रंथि के बारे में बस इतना ही, जिसमें मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि थाइमस ग्रंथि जो है इसके बारे में बहुत ही कम डिटेल्स हैं, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना मतलब मटेरियल है नहीं इस पर पढ़ने के लिए। चलिए तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं अगली ग्रंथि की ओर आपको लेकर जाऊं। क्लियर। अगली ग्रंथि जो आज हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं दोस्तों पैंक्रियाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैंक्रियाज। क्लियर। देखिएगा अग्नाशय है ना, पैंक्रियाज बहुत अच्छे से समझिएगा। अग्नाशय, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और अग्नाशय को पक्वाशय भी कहते हैं। क्लियर। देखिएगा दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि कैसी ग्रंथि है, मीजोकन है, अंतःस्रावी ग्रंथि का काम भी करती है और बहिस्रावी का भी काम करती है, यानी मिश्रित ग्रंथि है। और मिश्रित ग्रंथि है तो याद रखिएगा इसका जो बहिस्रावी भाग है, बहिस्रावी भाग, इस बहिस्रावी भाग से क्या निकलता है दोस्तों, याद रखिएगा अग्नाशय रस। और अग्नाशय रस पाचन तंत्र में आप पढ़ते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर। और इस पैंक्रियाटिक जूस में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लियर। तो अग्नाशय रस है जो कि कहां काम करता है, जाकर आपके पाचन तंत्र में, छोटी आंत में कार्य करता है, पाचन तंत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्य करता है। क्लियर। तो मैं कह रहा हूं सिंपली कि दोस्तों जो आपके पैंक्रियाज से निकला हुआ जो पैंक्रियाटिक जूस है, अग्नाशय रस, ये काम कहां करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो इसके बहिस्रावी भाग से निकलता है। इसका जो अंतःस्रावी भाग है दोस्तों, अंतःस्रावी भाग, इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको बोला जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं क्या बोला जाता है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। और लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, 3 टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा,
बीटा, डेल्टा। यहां लोग गामा के चक्कर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। दोस्तों तीनों से तीन अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, याद रखिएगा। अल्फा से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन दोस्तों रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है। आगे बहुत अच्छे से चर्चा करने वाला हूं, रक्त में ग्लूकोज क्या करता है? बढ़ाता है। अगला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज घटाता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। और दोस्तों डेल्टा, इससे जो हार्मोन निकलता है वो है सोमेटोस्टेटिन। और सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये आपके हेल्प करता है भोजन के स्वांगीकरण में, एसिमिलेशन ऑफ फूड, भोजन का स्वांगीकरण। स्वांगीकरण होता है हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से तक भोजन के अवयवों का पहुंचना और भोजन के द्वारा एनर्जी मिलना। क्लियर? तो अल्फा, बीटा और डेल्टा, क्लियर, इन तीनों के द्वारा, अल्फा के द्वारा ग्लूकागोन। अब समझिएगा दोस्तों ग्लूकागोन क्या कर रहा है? ग्लूकागोन जो है ये आपके क्या करेगा? ग्लूकागोन दोस्तों ग्लूकागोन आपके लीवर में ग्लाइकोजन जमा है, लीवर में ग्लाइकोजन को किस में बदलेगा? लीवर में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा और वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगी, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा। क्लियर? आगे बात समझ में। इंसुलिन उल्टा कर देता है, इंसुलिन ग्लूकोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। क्लियर? ग्लाइकोजन लीवर में जमा रहता है। आपने एक चीज समझी होगी कि हमारी बॉडी में जो भोज्य पदार्थ का संचय है वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो दोस्तों जो आपका ग्लूकागोन है ये लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता हो गई तो दोस्तों इंसुलिन क्या करेगा? जो ग्लूकोज ज्यादा है उसको ग्लाइकोजन में बदल देगा और वो ग्लाइकोजन किस में स्टोर हो जाएगा दोस्तों? वो लीवर के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। दोनों को मतलब समझ गए? कोई दिक्कत है? लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अग्नाशय, पक्वाशय, मीसोक्राइन ग्लैंड है, मिश्रित है, बहिस्रावी भाग से अग्नाशय रस निकलता है। और अग्नाशय रस दोस्तों जो आपके अग्नाशय रस है पाचन तंत्र में छोटी आंत में जाकर विभिन्न एंजाइमों के द्वारा भोजन को पचाता है। इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं पाचन तंत्र में, कंप्लीट डाइजेस्टिव फ्लूइड कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार के पदार्थों का ये पाचन करता है। और इसका मुख्य जो एंजाइम है उसका नाम पड़ा था ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस के प्रमुख एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन है और ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है। अग्नाशय ग्रंथि का जो एंडोक्राइनस पार्ट है उसको लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, जिसके द्वारा अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स जिसमें होती हैं, जिनके द्वारा ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। दोस्तों चलिए, कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है बताइएगा। इस हिसाब से दोस्तों, इस हिसाब से समझिएगा, इस हिसाब से जो आपके इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज घटाता है तो इसको क्या बोल देंगे? हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है ना। यानी ये ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। ठीक है। जो आपके ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकागोन दोस्तों ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है और बढ़ाता है तो इसको क्या बोल देंगे? हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन। अब समझना क्वेश्चन बड़ा घूम कर आता है, देखना। क्लियर? हाइपर का मतलब बढ़ाना, ग्लाइसीमिक का मतलब ग्लूकोज। अच्छा, ब्लड शुगर किसको बोला जाता है दोस्तों? ब्लड शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं। ब्लड शुगर किसको बोला जाता है? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज का जो बॉडी के अंदर लेवल है वो याद रखिएगा 60 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। ये तो होता है फास्टिंग के दौरान, है ना, भूखे पेट। क्लियर? और 100 से लेकर 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ये होता है आफ्टर मील, धापे पेट, खाना खाने के बाद। क्लियर? तो याद रखिएगा भोजन करने के पहले जो रक्त शर्करा का सबसे बेस्ट लेवल है वो 60 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक है। और भोजन करने के बाद 100 से 140 ये बेस्ट है। क्लियर? आगे बात समझ में? अब समझिएगा। अब दोस्तों अगर दोस्तों इंसुलिन की क्या हो जाए? इंसुलिन की कमी,
अगर इंसुलिन की कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई तो दोस्तों बताओ ब्लड में ग्लूकोज क्या हो जाएगा? कम होने की जगह ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, और ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया तो इसको क्या बोल दोगे? हाइपरग्लाइसीमिया। देखो समझो, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। हाइपो का मतलब कम करता है, लेकिन इंसुलिन खुद कम हो गया। अरे ग्लूकोज को कम करता है लेकिन कम करने वाला खुद कम हो गया, तो बताओ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? आपको डायबिटीज मेलिटस। दोस्तों आपको मधुमेह, आपको डायबिटीज मेलिटस मधुमेह या कौन सी बीमारी हो जाएगी? शुगर की बीमारी हो जाएगी। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस भी पढ़ाऊंगा कल की क्लास में, है ना, वो उदक में पढ़ाऊंगा, ये मधुमेह है। तो याद रखिएगा, इंसुलिन की जब कमी होती है दोस्तों, तो इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया नाम की समस्या हो जाती है, जिसको आप मधुमेह कह सकते हैं। और दोस्तों इंसुलिन के अंदर जिंक पाया जाता है। याद रखना, इंसुलिन के अंदर कौन सा धातु पाई जाती है? जिंक पाई जाती है। एक चीज और, इंसुलिन की खोज, इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिक और बेस्ट ने की है। किसने की है? बेंटिक एंड बेस्ट, और इन्होंने की है दोस्तों 1921 में। क्लियर? और इंसुलिन की जो संरचना है उसके बारे में जो स्टडी किया वो किसने की है? सेंगर ने। क्या नाम था दोस्तों? सेंगर। याद रखिएगा, तो इंसुलिन की खोज बेंटिक और बेस्ट ने की है, जबकि इंसुलिन की स्ट्रक्चर के बारे में जो जानकारी है वो किसने दी है? बताइए, सेंगर ने। क्लियर? तो दोस्तों रक्त शर्करा का लेवल 60 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर होता है भूखे पेट, और खाना खाने के बाद जो होता है ये कितना होता है दोस्तों? 100 से 140 के बीच में होता है। क्लियर? और जब बात आप करते हैं किसके बारे में? जब आप बात करते हैं इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज घटाता है तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है तो हाइपरग्लाइसेमिक है। लेकिन इंसुलिन की कमी हो गई तो हाइपो की जगह हाइपर हो जाएगा और डायबिटीज मेलिटस आपको हो जाएगा। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने, और इंसुलिन की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी किसने दी है दोस्तों? सेंगर ने। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, कुछ और बातें आपको इससे रिलेटेड मुझे बतानी है तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है दोस्तों? जिंक पाया जाता है। अब दोस्तों याद रखेंगे कि पहले जब किसी व्यक्ति को इंसुलिन की जरूरत पड़ती थी तो सुअर पीआईजी साहब के अग्नाशय से इंसुलिन निकालकर टेबलेट्स बनाकर दी जाती थी। आजकल क्या किया गया दोस्तों? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, याद रखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ई कोलाई जीवाणु की हेल्प से, ई कोलाई बैक्टीरिया की हेल्प से मानव इंसुलिन या कृत्रिम इंसुलिन बनाई गई है। मानव इंसुलिन या क्या बनाई गई है? कृत्रिम इंसुलिन। और मानव इंसुलिन या कृत्रिम इंसुलिन जो है इसको बोला जाता है ह्यूमुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, है ना। ह्यूमुलिन इसलिए कहते हैं, ह्यूमुलिन का मतलब है ह्यूमन प्लस इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन मतलब ह्यूमुलिन। क्लियर है ना। और ये जो ह्यूमुलिन है इसके बारे में याद रखिएगा, ह्यूमुलिन का जो उत्पादन है ये एक कंपनी कर रही है और उसका नाम है एली लिली। क्या नाम है? एली लिली। ये एक अमेरिकन कंपनी है, एक अमेरिकन कंपनी इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रही है जिसका नाम है एली लिली। क्लियर? तो बच्चों कंटेंट के मामले में हर बार, 1000 बार, 100 बार एक ही बात कहूंगा, ये कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं पर, एक जगह नहीं मिलेगा। आज हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ी है, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ी है, थाइमस ग्लैंड पढ़ी है और साथ में पैंक्रियास पढ़ा है। कल की क्लास में हम दोस्तों पीनियल कंप्लीट करेंगे, पिट्यूटरी कंप्लीट करेंगे और एड्रिनल कंप्लीट करेंगे और साथ में कंप्लीट करेंगे दोस्तों आपके टेस्टिस और ओवरी, वृषण, अंडाशय। साथ में कुछ और बातें, हमारे हार्ट से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, किडनी से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, हमारे पाचन तंत्र से भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। तो उन सब की बातें करके कल टॉपिक को क्लोज कर देंगे।